Welcome back everyone. Today we will discuss about the effect of catalyst on the rate of the reaction. अभी तक हमने बात करी कि effect of concentration on the rate of the reaction क्या होगा और फिर हमने बात करी कि temperature का effect क्या होगा on the rate of the reaction, मतलब temperature किस तरह से ऑल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। वो किसने बताया था आपको? वो बताया था आपको अरेनियस इक्वेशन ने। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन में हमने पढ़े थे बहुत सारे पॉइंट्स, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसी तरह से कौन सा था एक इम्पॉर्टेंट था, वो था कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका लास्ट फैक्टर होगा, ठीक है। नाउ कैटलिस्ट क्या होता है, पहले देखो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यूजुअली जो हम पढ़ते हैं हम कैटलिस्ट को एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं, मतलब कैटलिस्ट डालने से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हम कैटलिस्ट वही वाले डिस्कस करते हैं। हालांकि कैटलिस्ट के दोनों रोल होते हैं, उसको रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता भी है वो और डिक्रीज भी करता है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर वो इंक्रीज करेगा रेट को, कोई भी सब्सटेंस अगर डाल रहे हैं रिएक्शन में, अगर वो रेट को, मतलब स्पीड को, उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वो, उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज टर्म्ड एज द कैटलिस्ट। नाउ देखो कैटलिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्पीशीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। सबसे नंबर वन चीज़ जो करता है कैटलिस्ट, वो क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। और इम्पोर्टेंट बात यह है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अब देखो ये किसी रिएक्शन में इसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो कैटलिस्ट को आपने डाल दिया। कैटलिस्ट आपको पता है क्या करेगा, रेट जो है उस स्पीड को, उस जो रेट है रिएक्शन के रेट को वो ज़्यादा करेगा, मतलब उस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। और एक और चीज़, विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। और ख़ास बात ये होती है कि जो कैटलिस्ट है वो खुद में कोई अंडरगो नहीं करता कोई केमिकल चेंज, मतलब जो कैटलिस्ट अगर आपने जैसा डाला है तो बाहर आफ्टर द रिएक्शन भी आपको कैटलिस्ट बाहर वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये खुद में केमिकल चेंज इसका नहीं होता। हमेशा याद रखना, कैटलिस्ट दूसरे को रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है, पर खुद से इसमें कोई चेंज नहीं आता केमिकली, जैसा था वैसा ही बाहर आपको निकलेगा। तो ये खास बात होती है कैटलिस्ट की, ठीक है। Catalysts provide the alternate pathway to the reaction by reducing activation energy and threshold energy of the reaction. देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है, वैसे आपने पहले जो लेक्चर है, सीरीज ऑफ जो लेक्चर्स आए हैं, उसमें बात हो रही है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ें ये बनाई है हमने, वैसे मैं रफली इसमें बना देती हूँ आपके पास। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि रिएक्शन यहाँ से आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो हमने सपोज रिएक्टेंट यहाँ बना दिया एंड प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। और आपको ये पता है दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आपको ये पता है रिएक्टेंट अगर यहाँ है और ये एनर्जी है वाई एक्सिस में, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हमने देखा तो इसका मतलब इसको हमने ER दे दिया, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी चाहे वो रिएक्ट करे ना करे, ठीक है। रिएक्शन से पहले भी रिएक्टेंट के पास एनर्जी होगी, क्योंकि हर एक सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। उसी तरह से जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से यहाँ देखा हमने, तो इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास इतनी आई, ठीक है ना। क्या कहा जाता है कि जो ये वाला जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है आपके पास, नीचे से लेके इस कर्व के टिप तक, ठीक है, वो क्या होता है, ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, पहले भी करवाया है, ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए सो दैट वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चला जाए। देखो तभी तो ये है, इसको ये बैरियर क्रॉस करना है। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आपको सारा करवाया गया है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर आपका इंटरमीडिएट बनता है सबसे पहले, मतलब जो जिन भी रिएक्टेंट को आपको प्रोडक्ट में जाना है
तो दे शुड क्रॉस दिस बैरियर ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, उसके बाद वो प्रोडक्ट में जाएगा। तो रिएक्टेंट के पास इन टोटल एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने की। अब हमने देखा कि हमारे पास ई आर तो पहले से ही है, रिएक्टेंट के पास इतनी कर एनर्जी तो पहले से ही है, मतलब इतनी एनर्जी इस पूरी एनर्जी में से जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें से इतनी एनर्जी तो इसके पास पहले से ही है। इसका मतलब जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कितनी है, वो है दिस मच ऑफ द एनर्जी, वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके तभी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि इतनी तो इसके पास है भाई, तो आपको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, तभी ज़्यादातर आपके पास जो बात होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में होती है। नाउ अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, ये था आपका विदाउट कैटलिस्ट, ये था विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान से देखना, एक नया पाथवे दे देता है रिएक्शन को। दिस इज द पाथवे फॉर द रिएक्शन। जब आपका कैटलिस्ट नहीं था, जब आपने रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो, आपने एक कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। वो कैसे करता है कि एक वो नया पाथवे दे देता है, जैसे अभी रिएक्शन इधर जा रही थी, विद कैटलिस्ट क्या होगी, विद कैटलिस्ट रिएक्शन इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इसने रिएक्शन को एक ऐसा पाथवे दे दिया जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहीं से मेजर होगी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी पीक तक पहुंचने के लिए। पहले थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये रेड वाली, अब क्या होगी ये ब्लैक वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब अब क्या हुआ, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसने एक नया पाथवे दे दिया आपको, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कैटलिस्ट ने क्या किया, एक लोअर एनर्जी वाला पाथवे दे दिया। सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात, ये लोअर एनर्जी का पाथवे, लोअर एनर्जी का पाथवे दे देता है, ठीक है। मतलब इसकी जो मैकेनिज्म हो रही है, इसका जो प्रोसेस है, उसके लिए लोअर एनर्जी का पाथवे दे दिया। उसी की वजह से क्या होता है, आपने देखा, इसकी वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लोअर हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्यों, अब आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से देखोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी देखोगे बॉटम से लेके पीक तक। अब इसकी पीक तो लोअर हो गई है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई, और एक्टिवेशन एनर्जी भी कहाँ से कहाँ हुई, यहाँ से उसकी पीक तक। मतलब इस लोअर जो आपको एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करा है कैटलिस्ट ने, उससे दो काम हो गए, एक तो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम होगी रिएक्शन की, और एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको कम लगी। तो अब सिंपल सी बात है, जहाँ रिएक्टेंट को इतनी ज़्यादा एनर्जी चढ़ाई करनी पड़ रही थी, अब क्या है, उसको शॉर्टकट दे दिया कैटलिस्ट ने। यही काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है, टू प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन, जिसमें कि उसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी। यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। ओके, नाउ catalyst provides the alternate pathway to the reaction by reducing activation energy and threshold energy of the reaction। सिंपल सी बात है, फिर से हमने ये बना दी, जब भी कैटलिस्ट का आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ये आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपके एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स यहाँ से रिएक्शन आगे जा रही है, यहाँ से प्रोसेस कर रही है रिएक्शन। अभी यहाँ पे रिएक्टेंट फुल थे, इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स आपके पास फुल थे, यहाँ से लेके कम होने लगे, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ने लगी। तो सपोज दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट यहाँ से गया यहाँ तक प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आपका जो ब्लैक में दिख रहा है ये है रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, जब आपका कैटलिस्ट नहीं आया था रिएक्शन में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी बताओ, यहाँ मैंने दिखाया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पीक से लेके बॉटम तक जो एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए। अब देखो, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अगर इसकी मैं बात करूँ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक। जब ब्लैक है आपके पास, मतलब ब्लैक कर्व है, ब्लैक कर्व किसको डिनोट कर रहा है, जब हमारी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस पाथवे। ओके, गॉट इट। नाउ जब हमारा कैटलिस्ट आया और कैटलिस्ट से आपने क्या हुआ कि जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन पाथवे ये कम हो गया, ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी का हो गया, बैरियर नीचे हो गया, तो
ऑब्वियस सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी आप यहीं से देखते हो, जो रिएक्टेंट की लाइन होती है उससे उसकी पीक तक का जो एनर्जी का गैप है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बता दो, ये जो रेड वाली है, ये रेड वाला पाथवे है, ये है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट की। जब आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट को लाया तो उसने क्या किया, ये जो कर्व थी, ये जो पाथ, ये पाथ एक तरह से ये है कि डायरेक्शन, ये रोड था, यहाँ से इस रोड में जाना था आपको, इसने क्या कर दिया, शॉर्टकट आपको दे दिया। ठीक है, शॉर्टकट देने से क्या हो गया, क्योंकि इसकी पीक जो थी वो लोअर हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे दो चीज़ें हुई, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और दूसरा यहाँ से नीचे तक क्या आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई। पर थ्रेशोल्ड एनर्जी का ज़्यादा हम देखते नहीं है, हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। बट आपको पता होना चाहिए इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हुई है, क्योंकि देखो जो पीक है, पीक नीचे आ गई, तो पीक से लेके बॉटम का डिस्टेंस क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पीक से लेके रिएक्टेंट के साथ का जो डिस्टेंस होता है, जो उसमें गैप होता है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो यही एक्स्ट्रापोलेट करके आपको क्या बताया गया है, ये और ये जो गैप है रिएक्टेंट एंड पीक के बीच का जो गैप है वो क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट। ठीक है, जब हमने कैटलिस्ट यूज़ करा। और अगर आप यहाँ से यहाँ देखें, देखो यहाँ से पीक से लेके रिएक्टेंट तक का, यहाँ से यहाँ तो थी एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन विद जब कैटलिस्ट था, जब यहाँ से ऊपर वाली पीक पे गए वो कौन सी एनर्जी होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, जब हमारे पास कैटलिस्ट नहीं था। ठीक है, बस ये क्या बता रहे हैं, ये ई ए रेड वाला और ई ए ब्लैक वाला आपको बता रहे हैं। देखो कितना डिफरेंस है, ये बताना चाह रहे हैं, देखो कितना डिफरेंस है जब आपका कैटलिस्ट आया है, उसने क्या क्या काम कर दिए। ठीक है, तो यही आपको समझने की ज़रूरत है कि कैटलिस्ट यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़र्क पड़ा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या क्या फ़र्क पड़ा कैटलिस्ट आने से। विद कैटलिस्ट आपका क्या हुआ, विद कैटलिस्ट आपका क्या हुआ, सबसे पहले तो आपकी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या होगी, वो आपकी डिक्रीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, डिक्रीज़ हुई ना यहाँ से यहाँ। और विद कैटलिस्ट के आने से और क्या हुआ, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी में भी वो भी आपका डिक्रीज़ दिखा। ठीक है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन से आपको ये पता है K इज इक्वल टू A e⁻ EA अपॉन RT। ठीक है, ये ठीक है, पता है आपको। अब देखो, अब ये बात बताओ, जब एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, मैंने हमेशा आपको बताया इसको कैसे समझना होता है। K इज इक्वल टू A e⁻ अपॉन RT। ठीक है, इनमें जो इफेक्ट है, जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, EA इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहे हो, K पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया है कैसे करना होता है। देखो, अगर आप बोल रहे हो EA डिक्रीज़ करते हैं अगर हम, तो हम फ़र्क देख रहे हैं कि बताओ K पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप डिक्रीज़ कर रहे हो, दैट मीन्स अब डिक्रीज़ की जगह आपने क्या लिखना है, नेगेटिव लगा देना है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये जस्ट एक तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का। अगर EA अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वो, अगर सपोज़ इन EA को आप इंक्रीज़ कर रहे होते तो आप साइन इंक्रीज़ की जगह साइन क्या लगाते, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिक्रीज़ कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव यहाँ से पहले से है, बस बाकी आपको वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव लगाना है। EA अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो साइन आएगा आपका नेगेटिव। ओके, तो आपने देखा K इज इक्वल टू e⁻ पॉजिटिव, मतलब K क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, मतलब क्या है, K बढ़ा। दैट मीन्स हमने क्या देखा, जब एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो जो K है हमारा, K वो क्या हो रहा है, K इंक्रीजेज। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। तो अगर K इंक्रीज़ करेगा, वैसे भी आपको पता है रेट और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, K a⁻n आएगा, मतलब बोला जाए तो जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपका रेट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब EA डिक्रीज़ हुआ तो K आपका बढ़ा, K अगर बढ़ा तो इसका मतलब रेट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब रेट भी क्या करेगा, रेट इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने देखी। तो वहीं से आपको भी पता चला कि जब जो आपका कैटलिस्ट था उसने क्या किया, उसने एक लोअर जो रिएक्शन का पाथवे है वो प्रोवाइड करा। लोअर पाथवे प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी उसने लोअर कर दी, कम कर दी। तो कम एक्टिवेशन एनर्जी से आप देख रहे हो रेट इंक्रीज कर रहा है, और वही चीज़ आपने अरेनियस से भी प्रूव कर दी कि रेट कैसे इंक्रीज कर रहा है जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है,
तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि k इज़ इक्वल टू दिस। अब लिखोगे आप इफ़ EA डिक्रीजेस, अगर EA कम होती है तो हमारा K क्या हो जाएगा, K हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और अब समझ लो, आपको इंटरप्रेट करना आ गया। EA की जगह अगर EA डिक्रीज है तो EA की जगह नेगेटिव साइन लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब K इंक्रीज। अगर सपोज एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती तो आप क्या साइन लगाते, EA की जगह आप EA की जगह लिखते पॉजिटिव। नाउ क्या होता, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, मतलब K किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ये इंटरप्रेट करने के तरीके हैं, ठीक है। नाउ ये चीज़ें हो गई कि EA डिक्रीज करा तो K इंक्रीज करा हमारा। तो जो रेट होता है, ठीक है, रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो अगर K इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब रेट भी क्या करा, रेट भी इंक्रीज करा। तो ये सारा अरेनियस इक्वेशन से भी, अरेनियस इक्वेशन ये थी, आपने अरेनियस इक्वेशन से भी ये सारा देख लिया कि येस दिस इज ट्रू, ओके। नाउ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं MnO2 कैटेलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है 2 मोल ऑफ KClO3, ठीक है, और कैटेलिस्ट क्या है, MnO2 की प्रेजेंस में, और आपको मिल रहा है 2 KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल गिवन इसलिए है ताकि आपको पता चले कि MnO2 क्या है, ये एक कैटेलिस्ट है। तो इसका काम क्या है इसका यहाँ पर, कि ये जो रिएक्शन है इसको ये स्पीड अप कर रहा है, ठीक है। स्पीड अप कैसे कर रहा होगा, इसके अंदर की बात आपको पता चल गई। स्पीड अप क्यों कर रहा होगा, क्योंकि आपके पास इस रिएक्शन के लिए इसने एक लोअर पाथवे फॉर द रिएक्शन प्रोवाइड ज़रूर करा होगा, मतलब ऐसा पाथवे प्रोवाइड करा होगा रिएक्शन का, ऐसा रास्ता प्रोवाइड करा होगा जिसमें कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट उछल के इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी तो मतलब कम कर दी ना उसने, इतनी तो होगी ही मैक्सिमम के पास। तो यहाँ से यहाँ जाके वो प्रोडक्ट अगर जल्दी बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन भी आपकी जल्दी होगी, ठीक है। तो यही काम ये इस रिएक्शन में कर रहा है। अब बोला जाता है कि होता कैसे है ये काम, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने, जस्ट इतना थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया उतना ही कर लो, कि जो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो क्या बताता है कि जो कैटेलिस्ट है वो पार्टिसिपेट करता है, दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग द टेम्पररी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट, ठीक है। देख लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो रिएक्टेंट है, जो आपका रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज उसने कुछ रिएक्शन कर ली, यहाँ पे सम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है जैसे यहाँ पर है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो कैटेलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है लाइक दिस, जैसे MnO2 यहाँ पे कैटेलिस्ट था। अब एक्चुअल में ये क्या होता है, ये तो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया है कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो कैटेलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप लिख सकते हो रिएक्टेंट, मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं बता रही, मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो क्या है, कैटेलिस्ट के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, पहले तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो आपके पास स्पीशीज बनेगी इसको क्या कहा जाएगा, देखो, इट फॉर्म्स द टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट। और ये जो बॉन्ड होगा ये कोई पक्का बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, मतलब जो कैटलिस्ट है उसका अपना कोई केमिकल चेंज नहीं आता। भाई जैसा आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन में कैटलिस्ट दिया है आपका बाहर भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना देता है, लिखा गया है टेम्परेरी बॉन्ड बना देता है विद द रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बनाता है ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है, ओके। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होती है, ट्रांजेंट में होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपका रहेगा, ये कुछ ही टाइम के लिए रहता है, अनस्टेबल होता है, और बाद में ये डिकम्पोज करके टूट के आपका क्या बना देता है, आपको फाइनल ये प्रोडक्ट
दे देता है, ठीक है। बाद में देखो लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा, साथ में आपके पास क्या मिलेगा, कैटलिस्ट भी बाहर आएगा। ये तो हमेशा याद रख लो भाई, जो कैटलिस्ट अंदर गया उसको बाहर तो आना ही आना है, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी याद रखना, कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में। कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। अब आप समझ गए यहाँ पे कि अगर KClO3 और MnO2 रिएक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट दिखा हुआ है, ठीक है, और आपको कैटलिस्ट दिखाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे ये यहीं का यहीं रहेगा। अब बीच में एक स्टेप आता है जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, वो बनता है यहाँ पीक पे, पहले बनेगा वो, फिर बाद में डिस्ट्रॉय होके आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इसमें और इसमें एक टेम्परेरी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जहाँ से पुराने बॉन्ड क्या हो गए, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए प्रोडक्ट बनेगा। एंड आपका साथ में कैटलिस्ट का काम खत्म हो गया, तो कैटलिस्ट भी आपका बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये हमेशा ध्यान में रखना, और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये NCERT में सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करे गए हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। वही चीज़ जो आपको पहले बताई, जो आपका कर्व दिखाई गई है, जब कैटलिस्ट नहीं था तो कर्व आपकी ऊपर थी, ठीक है, इसी तरह की कि कर्व आपकी क्या थी, ऊपर थी। तो कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है, एन ऑल्टरनेट पाथवे, ये ज़रूर लिखना है डेफिनेशन में आपने, ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन, या फिर क्या प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ से यहाँ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, ठीक है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी एंड द लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। बैरियर क्या है, बैरियर ये है, कर्व है, ठीक है, हमने बैरियर भी कम कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर भी कम कर दिया और आपने एक्टिवेशन एनर्जी भी कम कर दी, बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट, ओके। एंड देन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है, दैट लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या देखा आपने अरेनियस इक्वेशन में कि जितनी आपकी लोअर होगी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी फास्ट होगी रिएक्शन, जो कि पहले भी आपको प्रूव करवा दिया है ना। और वैसे भी आप समझ लो जितना वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है, वो जो आपकी कर्व की पीक है वो कर्व नीचे बनेगी, अब जितनी नीचे बनेगी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उतना ज़्यादा उनके लिए बैरियर कम कर दिया रिएक्टेंट के लिए, तो अब जल्दी से रिएक्टेंट इधर से उधर को जा सकते हैं, ठीक है। फुल एक्सप्लेन मैंने पहले किया है आपको कि किस तरह से अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम लिखोगे, लोअर लिखना है तो EA की वैल्यू नेगेटिव कर लो, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी जो टोटल डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द जो रिएक्शन है, कैटलिस्ट उसको चेंज नहीं करता, हमेशा याद रखना। बेशक वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो लोअर करेगा, बट ओवरऑल जो डेल्टा जी होता है, ओवरऑल जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, वो उसको ऑल्टर नहीं करता। आपने ये बात याद रख लेनी है बिल्कुल, ठीक है, ना वो रिएक्टेंट की एनर्जी को लोअर करेगा, ना वो प्रोडक्ट की एनर्जी को लोअर करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इट कैटेलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटेलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो कैटेलाइज का क्या मतलब होता है, कंफ्यूज ना होना, कैटेलाइज का मतलब होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, क्योंकि कैटलिस्ट काम क्या करता है भाई, कैटलिस्ट काम करता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो कैटेलाइज मतलब कैटलिस्ट का क्या काम है, इट कैटेलाइज, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन, बट रिएक्शन भाई कौन सी होनी चाहिए, ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो खुद से ही हो जाती है, ठीक है, जिसके लिए कि कोई हमें बाहर से मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाहर से कोई हमें पुश नहीं देना पड़ता, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, मतलब अपने आप ही हो रही है। कहीं से अगर एनर्जी की उस रिएक्शन को रिक्वायरमेंट भी है तो वो अपने आप देख लेती है, मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जैसे एक बॉल है, आपने एक पहाड़ से बॉल को फेंका, तो क्या उस बॉल को पहाड़ से नीचे आने के लिए आपकी ज़रूरत है, मतलब ठीक है पहले तो आपने फेंक दिया, वो तो रिएक्शन स्टार्ट कर ही दोगे, पहले आपने फेंक दिया, क्या उसको
ठीक तरह से स्पॉन्टेनियसली लगातार आपको नीचे ले जाने के लिए आपको ज़रूरत है नहीं, ग्रेविटी उसको खींच रही है, ठीक है। तो इसी तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और इसी तरह की जो रिएक्शंस होती है जो अपने आप हो जाती है उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट इट डज़ नॉट कैटेलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो भाई अपने आप नहीं होती रिएक्शन, ऐसे भी है रिएक्शंस जिनमें बाहर से हमें खुद से कुछ पुश देना होता है तभी वो रिएक्शंस होती हैं। उस केस में जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करता, याद रखना, ठीक है। नाउ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एनी रिएक्शन क्या लिखते हो आप? के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आप डाल रहे हो तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन का, सपोज एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में गिवन है, तो उस रिएक्शन का क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी जाने के लिए आपका सपोज ये रिएक्शन स्टेट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है कि आगे आगे भी जाएगी और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश आपका हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी है ये, ठीक है। तो क्या बोला, ऐसे में जब आप यहाँ कैटलिस्ट डाल रहे हो तो भाई जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, याद रखना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पहले थी वही बाद में रहेगी, कैटलिस्ट से पहले भी जो थी बाद में भी वही रहेगी। बट ये क्या करता है? बट इट कैटेलाइजेस द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जाने के लिए जो के होता है वो तो होता है के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बी होता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं और के इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओवरऑल रिएक्शन, इस रिएक्शन का मतलब के इक्विलिब्रियम क्या होता है वैसे आपको पता होगा, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है, ये तो भाई क्लियर है, कैटलिस्ट हो चाहे ना हो के इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, बट ये जो कैटलिस्ट है ये के एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का के एंड बैकवर्ड रिएक्शन का के, उसको चेंज तो करेगा। अब आप सोचोगे अगर इनको चेंज करेगा भाई तो के इक्विलिब्रियम भी तो चेंज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये के एफ जो के बी है वो इंक्रीज हो गए इक्वली। क्या है कैटलिस्ट? आप लिख सकते हो कैटलिस्ट इंक्रीजेस के एफ या फिर के बी इन सेम अमाउंट। कैटलिस्ट इंक्रीजेस के एफ एंड के बी विथ सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट। मतलब क्या है, अगर आपको फॉरवर्ड कैटलिस्ट आपने डाल दिया, यस वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, तो आपने क्या बोला, अगर इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है तो आगे जाने के लिए भी जितना वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, मतलब के एफ की वैल्यू को बढ़ा रहा है, मान लो 2 गुना के एफ की वैल्यू को बढ़ा दिया, आगे स्पीड अप जो रिएक्शन हुई वो 2 गुना हो गई, तो वो जो बैकवर्ड रिएक्शन है भाई उससे भी 2 गुना ही स्पीड अप करेगा। मतलब जितनी तेज़ी से आगे रिएक्शन जारी होगी उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन पीछे भी आ रही होगी, क्योंकि के एफ एंड के बी पे इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर सेम अमाउंट में ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है नीचे भी इफेक्ट पड़ रहा है, 2 गुना वैल्यू ऊपर की भी पड़ रही है, 2 गुना नीचे की भी पड़ रही है, बट ये दोनों तो डिवाइड में है, जो वो बड़ा हुआ फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो तो अपने आप में ही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यही बात होती है कि इट कैटेलाइजेस द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है। सेम एक्सटेंट में ये आपका कैटेलाइज करेगा। कैटेलाइज का क्या मतलब है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, सो दैट के इक्विलिब्रियम रिमेन सेम। और आपको अब पता चल गया के इक्विलिब्रियम सेम क्यों है, क्योंकि ये डिवाइड में वैल्यूज होती है, ठीक है, तो नलीफाई हो जाता है इफेक्ट। बट इससे क्या हेल्प हो जाती है? इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। देखो इक्विलिब्रियम अटेन करना क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि आगे फॉरवर्ड जो रिएक्शन की स्पीड है वो बैकवर्ड की रिएक्शन की स्पीड के इक्वल होती है। मतलब जितना आगे को टाइम लगता है आपका, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी टाइम लग रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से लगती है कि ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे जा रही है, हमें बैलेंस जैसी लगती है। तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि चलो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को तो वो ज़्यादा कैटेलाइज कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, बट क्या होता है ओवरऑल के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ता है कि वो
जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प कर देता है, कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, कि ऐसे स्टेट जहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे अटेन आपका इक्विलिब्रियम फास्टर हो जाएगा, ठीक है, यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। लास्ट थिंग इज सब्सटेंस विच डिक्रीजेस रेट ऑफ द रिएक्शन इज टर्म्ड एज इनहिबिटर्स। देखो जैसे कैटलिस्ट होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नो डाउट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं। पर क्या होता है, कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट वर्ड वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होता है, जहाँ पे आपका जो रिएक्शन है, मान लो एक सब्सटेंस आपने डाला, रिएक्शन आपका रेट आपका क्या हो गया, कम हो गया, स्पीड कम हो गई, तो उसको जनरली क्या होता है, कैटलिस्ट नहीं बोलते, उनको इनहिबिटर बोल देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। कैटलिस्ट वर्ड उसी के लिए हम यूज़ करते हैं जब इंक्रीज हो रहा होता है, इनहिबिटर बोलते हैं जब वो उसने इनहिबिट कर दिया, मतलब रिएक्शन की स्पीड को कम कर दिया, तो उसे इनहिबिटर बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये लेक्चर इफेक्टिव लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।